हेलो, मैं डी एन योगी आपका स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म पर। तो आज हमारा सेकेंड डे है और आज हमारा जो क्लास नंबर है, क्लास कौन सी है आपकी यहाँ पर 2, मतलब क्लास 2 है। हमारी क्लास 1 हम देख चुके हैं। क्लास 1 में हमने क्या कुछ सीखा था। क्लास 1 में हमने, आप जो क्लास 9 में पढ़ के आए हो ना, उसका मैंने थोड़ा बहुत रिवीजन करवाया था आपको। कि रिवीजन में आपको क्या बताया था मैंने कि आपको प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, आपकी पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है, और थोड़ा मैंने बता दिया था आपको भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी एक इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है आपकी। क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या है? आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये आपकी एक फंडामेंटल ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम, ये आपकी इम्पोर्टेंट एक प्रमेय है। इसका यूज हम, जो हमारा पार्ट है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स, तो उसमें हम इस प्रमेय का काफ़ी कुछ यूज है। ठीक है, तो ये प्रमेय का कथन क्या कुछ दिया है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, आपको ये अगर ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आता है ना, तो बिल्कुल आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर मान के चलो आप क्या समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट होता है, ठीक है, तो आपकी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आप अपना डाउट क्या शेयर कर सकते हैं। तो हम आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, और आपको लाइव क्लास भी लेंगे, उसके माध्यम से आपका पूरा का पूरा डाउट आपके सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रमेय का आपको यहाँ पर कथन कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त, मतलब क्या, गुणनखंडित किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर पहली लाइन है, लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा और, मैंने कल तो बताया था भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, एक बार आपको और बता देता हूँ। जैसे कि मान के चलो मैं यहाँ पर एक आपको संख्या लेता हूं, यहां पर आपको मान के चलो 3, और एक संख्या लेता हूं मैं आपको यहां पर 4। तो ये आपकी क्या कहलाती है, या फिर मैं आपको कुछ इस तरीके से यहां पर समझा दूं। देखो, सबसे पहले हम क्या समझ लेते हैं, अभाज्य संख्या। क्या समझ लेते हैं? अभाज्य संख्या। मैंने कल बताया था, लेकिन एक बार और बता देता हूं, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसका एक और स्वयं से ही जिस संख्या में भाग जाता है, यह एक और स्वयं संख्या होती है, उससे ही क्या होती है, वही संख्या विभाजित होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लूँ, एक 3, तो 3 में किससे भाग जाएगा? या तो 1 से जाएगा या स्वयं उस संख्या से जाएगा। बताओ, क्या अन्य किसी संख्या से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और आपकी यहाँ पर भाज्य संख्या में क्या आता है? भाज्य संख्या में एक और अन्य संख्या को, अब कैसे बोलना, एक और स्वयं संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भी भाग चला जाए, वो आपकी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूं, यहाँ पर भाज्य संख्या में भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या। तो मैं आपको यहाँ पर एक संख्या लेता हूँ 4 कौन सी आपकी एक भाज्य संख्या आती है? तो इसमें किससे भाग जा रहा है? 1 से भी जा रहा है, इसमें आपको स्वयं 4 से भी जा रहा है, लेकिन अन्य संख्या से किससे जा रहा है? 2 से भी इसमें भाग जा रहा है। तो ये आपकी क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। जिसमें एक और स्वयं संख्या को छोड़कर अन्य किसी संख्या से भाग चला जाता है, वो भाज्य संख्या होती है। और आपकी जिसमें एक और स्वयं संख्या का ही भाग जाता है, वो आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। एक आपको यहाँ पर मैंने कल बताया था, एक ना तो भाज्य संख्या में आता है, ना ही अभाज्य संख्या में आता है। ठीक है, क्योंकि एक में सिर्फ क्या, एक से ही भाग जाता है, एक से ही विभाजित होता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम, अब आपको जो दिया है ना, उसके यहाँ पर जो प्रमेय का कथन है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, इस प्रमेय को अगर आपने अच्छी तरीके से समझ लिया, तो आपको जो आगे क्वेश्चन है उसमें आपको काफ़ी हेल्प आपकी बिल्कुल समझने में आपकी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर एक बार और देखते हैं हम। देखो क्या दिया है आपको यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, तो देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई सी भी भाज्य संख्या हो, प्रत्येक भाज्य संख्या को, मतलब आप कोई सी भी भाज्य संख्या ले लेना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, मतलब गुणनखंडित किया जा सकता है या व्यक्त किया जा सकता है। तो आपको यहाँ तक आपकी लाइनें क्लियर होती है। तो आपको कैसे, मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। आप इस तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक संख्या लूँ, आपकी एक भाज्य संख्या ले लेता हूँ मैं आपको 48। कितनी ले लेता हूँ? 48। आप कोई सी भी भाज्य संख्या ले लीजिएगा, आपको क्या अभाज्य संख्याओं के रूप में हम गुणनखंडित कर सकते हैं, या मतलब अभाज्य संख्याओं के हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो इससे करेंगे तो आपको 2 दूनी 4 आएगा, 2 चौके 8,
फिर आपका 2 एकम 2, आपका फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका 2 छक्के 12 और आपका 2 तीन 6 और आपका 3 एकम 3, ठीक है। तो इसमें हमको 48 को हमने किसमें रूप में गुणनखंडित किया, अभाज्य संख्याओं के रूप में क्या किया, गुणनखंडित किया। आप यहाँ पर 48 ही नहीं है, कोई सी भी भाज्य संख्या ले लेना, उसको हम अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित कर सकते हैं। जैसे कि एक और मैं आपको यहाँ पर लेता हूँ कोई सी संख्या, यहाँ पर ले लेता हूँ 12, तो 12 को भी कर सकते हैं। आपको 2 छक्के 12, 2 तीन 6 आपका और 3 एकम 3, तो इसको भी हमारे जो फैक्टर बने क्या बने, 2 गुणित 3 क्या बन जाए हमारे इसके। यहाँ पर हम इसको क्या लिखा हमने, आप यहाँ पर देखेंगे, देखो क्या लिखा है इसको, 2 गुणित 3, इसको हमने लिख लिया, ठीक है, 12 को। इसी हिसाब से हम 48 को हमने क्या लिखा, 48 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 3, तो आप 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। आप इस तरीके से यहाँ पर हम क्या अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको गुणनखंडित कर सकते हैं। ये ऐसा मत कर लीजिएगा भाज्य संख्या ही आपको दी हो और आप भाज्य संख्या में उसको गुणनखंडित कर दें। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर लिखा था 12, तो आपकी मर्जी चली, आपने सोचा कि 4 तिया 12 और 3 एकम 3, इस तरीके से उठ पटांग आपने कर दिया। तो अपनी मर्जी नहीं करना, अपना घर का राज नहीं है कि कोई सी भी संख्या उठाई और उसको हमने क्या कर दिया, गुणनखंडित कर दिया। भाज्य संख्या है तो उसमें क्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई सी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंडित करेंगे, ठीक है, ना कि भाज्य संख्या। हम 4 कौन सी आ जाती है आपकी, एक भाज्य संख्या आ जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसको नहीं करते। ये आपका एक सभी छात्रों के मन में या बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल आ जाता है कि हमारा तो मर्जी है, हम तो कोई सी भी संख्या उठाएंगे, हम तो 4 नहीं 6 उठा लेंगे, 6 दूनी 12। तो ऐसी गलती मत करिएगा बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि कभी कभी आपको क्या, जब भी वो हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे यही पूछते हैं कि सर हम तो क्या 6 से दे दें, इसमें आपको भाग क्या 6 से चला जाएगा, क्या 4 से चला जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या अभाज्य में ही करना है। तो आपको ये पता चल चुका होगा। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें बाद हमारे लिए आगे क्या लाइन दी गई है, आप उसको लाइन को देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि आपको जो समझाया है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखो इसके बाद, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। आपका एक लिख रहा है शब्द अद्वितीय, क्या लिख रहा है, अद्वितीय। तो क्रम के बिना अद्वितीय होता है, क्या, क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब क्या है, यूनिक। यूनिक मतलब इसके जैसा और कोई नहीं। अद्वितीय मतलब क्या होता है, सिंपल सा, यूनिक मतलब इसके जैसा और कोई नहीं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लिख दूं, यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर लिखता हूँ 6, तो 6 के मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूँ 2 गुणित 3, ठीक है, 2 गुणित 3 क्रम के बिना, ठीक है। क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। अगर मैं इसके 6 के एक और गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 3 गुणित 2, क्रम के बिना अद्वितीय होगा। क्या इसके और कोई अभाज्य गुणनखंड आप संभव है क्या, नहीं है। आप बताओ इसके कोई और कोई अभाज्य गुणनखंड संभव है क्या 6 के, तो नहीं है। एक यूनिक है, एक ये क्या अद्वितीय है आपका, इसके जैसा और कोई नहीं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। या आप यहाँ पर मैंने जैसे कि इसके निकाले, आपको यहाँ पर क्या निकाले, 2 गुणित और आपको 3 क्या निकाला, 2 गुणित 2 गुणित 3, ठीक है। या फिर मैं आपको इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, मैं 48 को कैसा लिख सकता हूँ, देखो 3 गुणित 2, तो आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 16 तीन 48 हो जाएगा। तो देख क्रम के बिना अद्वितीय होगा। इसको हम क्या लिखते हैं, आरोही क्रम में। किसमें, आरोही क्रम में हमारा एकदम सही होता है। तो आरोही क्रम में हमने क्या, बढ़ते क्रम में इसको ऐसा जमाया, तो ये आपका क्या हुआ, एक अद्वितीय होगा, ठीक है। क्रम के बिना, क्रम को हम पलट तो सकते हैं, ये तो है कि इसमें पहले हम बड़े नंबर से दे सकते हैं, फिर छोटे नंबर दे सकते हैं, लेकिन उसको हम आरोही क्रम में जमाएंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रम के बिना अद्वितीय होगा। क्रम के जमाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा, उसके जैसा फिर कोई नहीं होगा, ठीक है। अद्वितीय का मतलब समझ गए ना, कि उसके जैसा कोई नहीं, ठीक है। या मैं आपको यहाँ पर, ये आपकी एक है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। वास्तव में यह और भी कुछ कहती है। यह कहती है कि एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्याओं को किस क्रम में आ रही है।
तो आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर आपको पॉइंट निकला क्या, बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है। क्रम आपका चेंज हो सकता है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिखा, एक और आपको थोड़ा मैं बड़ा एग्जाम्पल आपको ले लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। थोड़ा वेट करिएगा, इसको हम साफ कर लेते हैं। तो देखो इसको हम क्या, आपको यहाँ पर एक और अच्छा पॉइंट क्या निकल कर आया कि बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है। मान के चलो हमने यहाँ पर एक संख्या ली, यहाँ पर हम एक संख्या लेते हैं 30, ठीक है, एक भाज्य संख्या ले ली। तो इसमें हम क्या करेंगे कि आपको यहाँ पर आपको कर लेंगे सबसे पहले, देखो 5 छक्के 30, मैं आपको बड़ी संख्या से दे रहा हूँ। पहले मैंने आपको क्या बताया, देखो हम क्रम को जमाएंगे। देखो वैसे आपको क्या सबसे पहले छोटी संख्या से ही देते हैं, हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ चलते हैं, लेकिन मैं बड़ी संख्या से दे रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर 5 छक्के 30, आपको 2 3 6 और आपका 3 एकम 3, ठीक। इसी हिसाब से यहाँ पर हम 30 को ऐसे लिखेंगे कि देखो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 पंजे आपका 10 हो जाएगा। फिर आपका कितना आएगा, इसके बाद आपको 3 5 15 और आपका 5 एकम 5, ये आपका एकदम क्या है, सही रूप है। इसको हमने जो लिखा देखो क्या, 30 को 2 गुणित 3 गुणित 5, ये आपका एकदम सही रूप है। लेकिन इसके हम क्रम को भी तो बदल सकते हैं। इसमें क्या लिख रहा है कि बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है। तो आपको यहाँ पर अपन ने इसमें बिना ध्यान दिए किया था ये, ठीक है, बिना यह ध्यान दिए कि किस अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है। मैं अगर इसको 30 को ऐसा लिख दूं कि 2 गुणित 5 गुणित 3, तो आपको 2 पंजे 10, 10 तिया 30। तो आपके यहाँ पर क्या, इसको बिना अपन ने इसको क्या किया, बिना यह ध्यान दिए कि अभाज्य संख्या किस क्रम में आ रही है, लेकिन आपको जमाना किस में, बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो आपको इसको ऐसा भी इसमें लिख सकते हैं अभाज्य संख्याओं, लेकिन सही तरीके से हमारा क्या होता है, इस तरीके से। आपका अभाज्य संख्या तो वही रहेंगी, आपको उसके अलावा नहीं रहेंगे, लेकिन हम उसको क्या सही तरीके से जमा सकते हैं। तो ये आपकी क्या थी, एक अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका मैं आपको थोड़ा पहले नहीं बता पाया हूँ। तो आप यहाँ पर क्या, एक और आप यहाँ पर जो हमारी क्या थी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये क्या कार्ल फ्रेडरिक गोस के द्वारा, ये क्या यहाँ पर इस प्रमेय को, आधारभूत प्रमेय को दिया गया है किसकी, कार्ल फ्रेडरिक गोस द्वारा। ये और इसको क्या, उनका जन्म हुआ था 1777 में, ठीक है, और उनका जो मतलब उनका डेथ हुई कब हुई थी, 1855 में, ठीक है। आपको यहाँ पर सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा मैं आपको अच्छे तरीके से वो लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्ल फ्रेडरिक गोस के द्वारा ये इस जो आपकी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय दी गई है, और उनका जन्म कब हुआ था, 1777 में, ठीक है, लगभग आपके 250 वर्ष पूर्व, और उनकी डेथ हुई थी 1855 में, ठीक है। ये आपके कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसमें डेथ हुई थी, ये आपका जन्म हुआ था। तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी जो प्रमेय हैं, आधारभूत प्रमेय अंकगणित की, इसका हम काफ़ी यूज है, जो आगे आपको और भी थ्योरम्स दी गई हैं, क्वेश्चन दी गई हैं, ठीक है, क्वेश्चन दिए हैं, तो सभी में इसका काफ़ी कुछ यूज है। तो आई होप कि आपको जो बताया है मैंने, आपको समझ में आया हुआ आपका, ठीक है। अगर इससे पहले आपको यहाँ पर 2 क्लास हो चुकी हैं, क्लास 1 क्लास 2, तो आपको क्या एक तरीके से कंटिन्यू बने रहना है। आपको देखो क्या स्टार्ट करना आसान होता है। आपने सोचा कि ऑनलाइन कोर्स आपने ले लिया तो बिल्कुल अब हम तो अच्छी तरीके से पढ़ते रहेंगे, लेकिन अगर 1-2 दिन आने से कुछ नहीं रहेगा, आपको कंटिन्यू हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहते हो ना, तो आपका बिल्कुल सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है, और आसानी से उसका आपको सिलेबस खत्म होने के साथ साथ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आप 2 दिन आ गए फिर 2 दिन छुट्टी मना लिया आपने, इसके बाद आपको फिर 2 दिन आ गए फिर 3 दिन गायब हो गए, ऐसा नहीं, कंटिन्यू रहना है, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास 3 में।